If you are a salary employee, you must observe that there is a difference between gross salary and in-hand salary. The main reason of the difference is the contribution to employees provident fund. So, today's topic of discussion is the in-depth analysis on employees provident fund. Hello everyone, my name is Subroto Jana. By profession, I am a chartered accountant and postgraduate. So, let's start. Backgrounds of Employees Provident Fund or EPF. The EPF came into existence in 1951 through enactment of EPF Ordinance. Later on, it was replaced by EPF Act in 1952. And as of now, the Act Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 is applicable as of now. And the provisions of the Act is applicable all over India except the state of Jammu and Kashmir. EPFO, which stands for Employees Provident Fund Organizations. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किए हैं इन 1951 में और जो इंडिया का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से और जो प्रमोट करता है और इनकरेज करता है रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए. दैट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट सेविंग्स के बारे में ये इनकरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं. ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस. एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं इन 1951 में और जो आते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में. एंड एक लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से और इसका मेन पर्पस से यह इंकरेज करता है पीपल को टू सेव फॉर रिटायरमेंट एमंग अदर्स. Functions of EPFO. The major functions which includes maintenance of individual accounts, like every EPF account is maintained by EPFO. क्लेम सेटल करना, इन्वेस्ट करना फंड्स को, पेंशन पेमेंट करना, पासबुक अपडेट करना, ईपीएफ ट्रांसफर करना, ईपीएफ विड्रॉल करना एंड ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना फॉर ईपीएफ एंड असिस्ट करना बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम्स. नेक्स्ट इज 3 schemes are there. One is EPF, next is EPS and third is EDLI. EPS stands for Employees Provident Fund. ये किस लिए है? ये है to get lump sum after retirement. Next is EPS, Employees Pension Scheme, that promotes to get pension after retirement. And last one is EDLI, Employees Deposit Linked Insurance Scheme, that covers employees' health for medical purpose. All schemes are administered by Central Board of Trustees of EPF. Next is EPF eligibility. कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से या एम्प्लॉय से जो एलिजिबल है फॉर ईपीएफ के लिए? लो ये बोलता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैंडेटरी है एम्प्लॉयज के लिए ईपीएफ रखना. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे लेस देन 20 एम्प्लॉयज है इन दैट केस एम्प्लॉयर चाहे तो वॉलंटरली ईपीएफ रख सकता है. जिस केस में एक एम्प्लॉय का सैलरी लेस देन 15,000 है पर मंथ उस केस में ईपीएफ रखना मैंडेटरी है. बट ऐसे एम्प्लॉय जिसका सैलरी 15,000 या उससे ज्यादा है उस केस में इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव ईपीएफ.
बट एम्प्लॉय चाहे तो ईपीएफ रख सकता है विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ईपीएफ। मैंडेटरी कंट्रीब्यूशंस, ईपीएफ एक फंड है जिसमें दो सोर्स से कंट्रीब्यूशन आते हैं। ईपीएफ क्या है? एक फंड है जिस फंड में दो सोर्स से आते हैं कंट्रीब्यूशन, और फंड जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहता है। वन कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड अनदर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एवरी मंथ इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ईपीएफ। द परसेंटेज इज 12%। द परसेंटेज इज 12%। और इस ईपीएफ में जिस भी जगह बात करेंगे परसेंटेज का, वो परसेंटेज है ऑन बेसिक एंड डीए के ऊपर, बेसिक प्लस डीए को मिला के उसका परसेंटेज। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग 12% टू ईपीएफ ऑफ बेसिक प्लस डीए। जो एम्प्लॉय का रहता है कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, दैट अमाउंट टोटली जाते हैं ईपीएफ में। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयर द 12% इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स इज, one is 3.67% and another is 8.33%। 3.67% जो है वो जाते हैं ईपीएफ में एंड 8.33% जो है वो जाते हैं ईपीएस में। इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट ईपीएफ में मंथली कितने जाते हैं? 12% जो एम्प्लॉय देता है, और एम्प्लॉयर जो देता है उसका 3.67% जाते हैं ईपीएफ में, और बाकी जो 8.33% है वो जाते हैं पेंशन स्कीम में। ये छोड़ के भी एम्प्लॉयर एडिशनली 1.61% भी देता है, जो जाते हैं तीन खातों में। वन इज फॉर ईडीएलआईएस हेल्थ स्कीम है, उसमें जाते हैं 0.50%। और ईपीएफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है उसको भरने के लिए देते हैं 1.10%, एंड जो हेल्थ स्कीम था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है उसके लिए 0.01%। तो एम्प्लॉयर इज जनरली पेइंग 13.61% एवरी मंथ टू ईपीएफ as well as EPS and EDLISI and other administration charges। बट इस केस में जो बात कर रहे थे 12% का, ये जो 12% है ये हो जाएगा 10% इन केस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे लेस देन 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, उस केस में 10% का रेट हो जाएगा इन केस ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। बट एम्प्लॉय चाहे तो 12% से भी ज्यादा एवरी महीना कंट्रीब्यूट कर सकता है फंड के लिए। दैट मींस जो ईपीएफ है, ईपीएफ में एक एम्प्लॉय 12% तक ही डाल सकता है, बट एम्प्लॉय 12% से ज्यादा डालना चाहे तो 12% से जितना एक्स्ट्रा डालेगा वो जाएगा एक एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड में जाएगा, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। दैट मींस एनी कंट्रीब्यूशन ओवर 12% बाय एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। और जो भी इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वो है टैक्स फ्री इंटरेस्ट। हाउएवर ऐसा जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय वॉलंटरली इज पेइंग 14%, 12% फॉर ईपीएफ, 2% फॉर बीपीएफ, सो एम्प्लॉयर इज आल्सो लायबल टू पे एडिशनल 2%, ऐसा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? एम्प्लॉयर देगा 12% और एम्प्लॉय देगा 14%, जिसमें 12% जाएगा ईपीएफ में, 2% जाएगा आपका बीपीएफ में। नेक्स्ट है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये क्या है?
एक सीरीज ऑफ नंबर होता है जो इशू करता है ईपीएफओ। ईपीएफओ इशू करता है एक सीरीज ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड यूएएन। एवरी इंडिविजुअल जो सैलरीड एम्प्लॉई है और जिसका ईपीएफ है उसके पास एक ही यूएएन नंबर रह सकता है। तो बोल सकते हैं ऐसा, एक ईपीएफ अकाउंट होल्डर कैन हैव ओनली वन यूएएन नंबर। एक यूएएन नंबर के अंदर में बहुत सारा पीएफ अकाउंट रह सकता है, बहुत सारा पीएफ अकाउंट रह सकता है। एम्प्लॉयर चेंज होने से पीएफ अकाउंट चेंज होता है, बट यूएएन नेवर चेंज। तो यूएएन नंबर जो है एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर में बहुत सारा जो पीएफ अकाउंट है वो लिंक्ड रहता है। यूएएन नंबर यूज करके हम लोग देख सकते हैं जितना भी ईपीएफ अकाउंट होता है उसका लेजर देख सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। Everything we can do by using UAN number only. But before that, you have to activate first the UAN number. After that, you can get all the facilities of this. Next is withdrawal from EPF. EPF से amount withdraw कर सकते हैं either totally or partially. In case of you wish to withdraw the 100% amount, in that case there are two scenarios. One is you have to retire first. That means after being retired you can withdraw the whole amount, or you have to be unemployed for at least 2 months. दो सिनारियो में आप पूरा के पूरा रुपया, पूरा के पूरा फंड जो है आप ईपीएफ से विथड्रॉ कर सकते हैं। The first scenario is you have to retire or you have to be unemployed for 2 continuous months. After that you can withdraw the entire balance from EPF. But जिस केस में you are unemployed for 1 month or exceeding 1 month but less than 2 months, in that case you can withdraw up to 75%. The balance 25% you can withdraw after the expiry of 2 months. That means EPF जो है आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं इधर रिटायर होने से और अनएम्प्लॉयड फॉर मोर देन 2 months ये होने से आप 100% जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। बट जिस केस में 0 to 1 month, 1 से 2 month, तो 1 month से लेकर 2 month जो गैप है इस गैप में आप विथड्रॉ कर सकते हैं 75% एंड 2 month से ए एक्सीड होने के बाद ही आप विथड्रॉ कर सकते हैं रिमेनिंग 25%। नेक्स्ट इज पार्शियल विथड्रॉल। ईपीएफ से हम लोग पार्शियल भी विथड्रॉ कर सकते हैं, बट देयर आर सम स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट। देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक रीजन टू विथड्रॉ। The first purpose covered here is the medical purpose. एक ईपीएफ होल्डर मेडिकल रीजन से वो विथड्रॉ अमाउंट जो है विथड्रॉ कर सकते हैं। तो मेडिकल जो पर्पस है किसके लिए कवर किया गया, एक तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए कवर किया गया। सॉरी। इस केस में द अमाउंट विथड्रॉन कितना कर सकते हैं, देयर इज अ कंडीशंस। 2 कंडीशनों में जो अमाउंट लेस आएगा दैट अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फॉर मेडिकल पर्पस। द अमाउंट इज 6 times ऑफ मंथली बेसिक सैलरी। एक महीने का जितना बेसिक सैलरी है उसका 6 गुना, और जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स ईपीएफ प्लस इंटरेस्ट जितना एक्रू हुआ, whichever is less, जो अमाउंट लेस होगा उतने तक ही विथड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि पहले आपको यू हैव टू सर्व फॉर एटलीस्ट 2 years or 3 years, after then you can withdraw for medical purpose. In this case there are no such restrictions. But in case of if you wish to withdraw the money for marriage purpose or education purpose of yourself or son or daughter or brother and sister, in that case you can also withdraw from EPF, but the amount you can withdraw is maximum 50% of employees contributions.
जितना एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया है उसका 50% ही आप विथड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते। बट द वन ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्शन इज यू हैव टू सर्व 7 years ऑफ सर्विस फास्ट। दैट मीन्स 7 years तक आपको कंट्रीब्यूट करते जाना है। आफ्टर दैट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 years यू कैन विथड्रॉ फॉर मैरिज के लिए एंड एजुकेशन के लिए फ्रॉम ईपीएफ। नेक्स्ट इज पार्शियल विथड्रॉल फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड और परचेज ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्टिंग और परचेजिंग ऑफ हाउस। इस केस में जो अमाउंट विथड्रॉ का लिमिट है वो डिफरेंट है। इन केस ऑफ लैंड 24 times ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। आपका महीने का जितना बेसिक है और जितना डीए है उसको जोड़ लो, उसका 24 गुना एक हो गया लैंड के लिए, इफ यू विश टू एक्वायर लैंड। बट इफ यू विश टू कंस्ट्रक्ट होम, इन दैट केस द अमाउंट इज 36 times ऑफ पर मंथ बेसिक प्लस डीए। Here the others restrictions are 5 years continuously आपको सर्विस करना है। दैट मीन्स 5 साल आपको अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स ईपीएफ। नेक्स्ट इज जो भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, लैंड या हाउस प्रॉपर्टी, वो खुद के नाम पे मतलब सेल्फ के नाम पे या स्पाउस के नाम पे या जॉइंट नाम पे होना चाहिए। दैट मीन्स प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ खुद सेल्फ और स्पाउस के नाम पे और जॉइंटली होना चाहिए। और ये जो विथड्रॉल है ये लाइफ टाइम में एक ही बार विथड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटायर सर्विस टेन्योर में लैंड खरीदने के लिए या हाउस खरीदने के लिए ईपीएफ से एक ही बार अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्टिंग हाउस। नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ होम लोन। होम लोन जो लिए थे एक एम्प्लॉई जिसको चुकाना है और रिपे करना है, टू रिपे दैट एक एम्प्लॉई ईपीएफ से अमाउंट विथड्रॉ कर सकता है। उस केस में द लिमिट इज देयर आर 3 कंडीशंस। इनमें जो अमाउंट लेस आएगा उतने अमाउंट ही विथड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ईपीएफ। फर्स्ट पॉइंट इज 36 मंथ्स का बेसिक प्लस डीए और एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया प्लस जितना भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो। और लास्ट पॉइंट इज जो हाउस लोन रिपे करना बाकी है उस लोन के ऊपर जितना प्रिंसिपल प्लस जितना इंटरेस्ट पेंडिंग है वो अमाउंट। इन तीनों में जो अमाउंट लेस होगा दैट अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम ईपीएफ। But here are some other restrictions. You have to serve 10 years of service first. That means you have to contribute 10 continuous year of service to EPF. Next जो हाउस है, जिस हाउस के लिए लोन लिया गया था वो हाउस जो है, वो जो होम जो है वो खुद के नाम पे या स्पाउस के नाम पे या जॉइंटली रजिस्टर होना चाहिए। और ये जो अमाउंट है विथड्रॉ करने के लिए ईपीएफओ का कुछ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है वो सपोर्टिंग एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है। आफ्टर दैट यू कैन विथड्रॉ द अमाउंट। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयड। इफ यू आर अनएम्प्लॉयड इन दैट केस यू कैन आल्सो विथड्रॉ द मनी। कैसे कि आप 0 to 1 month, 1 to 2 month, आप 0 to 1 month जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में आप अनएम्प्लॉयड है फॉर 1 month अप टू 1 month तो रुपया विथड्रॉ नहीं कर सकते। बट आप एक्सीडिंग 1 month अप टू 2 month तक आप अनएम्प्लॉयड है उस केस में आप विथड्रॉ कर सकते 75% और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 2 months द बैलेंस 25% यू कैन विथड्रॉ। तो टोटल अमाउंट विथड्रॉ करने के लिए आपको 2 महीना अनएम्प्लॉयड रहना है और इफ यू विश टू विथड्रॉ 75% इन दैट केस यू हैव टू बी अनएम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 1 month। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टैक्सेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएफ।
ईपीएफ से जो भी फंड विथड्रॉ करते हैं उसमें टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, ये डिस्कस करेंगे। देयर इज अ टाइम बार। टाइम बार इज 5 continuous year of service। 5 continuous year of service। 5 साल कॉन्टिन्यूसली सर्विस करने के बाद आप अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं, या उसके पहले भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं। When you are withdrawing amount from EPF before expiry of 5 years, in that case there are two circumstances. One is you are withdrawing money less than 50,000 per annum you are withdrawing money from EPF. In that case आपका जो पेमेंट जाएगा उससे TDS नहीं कटेगा। That means जितना आप अमाउंट क्लेम कर रहे हो उतना ही अमाउंट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर क्लेमिंग 45,000, टोटल 45,000 यू कैन गेट, बट इस 45,000 को आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है एज इनकम। इफ योर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो, बट यू आर विथड्रॉइंग अमाउंट greater than 50,000, in that case 10% टैक्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 60,000 you are wish to withdraw, in that case 6,000 माइनस होके आपको 54,000 मिलेगा, 10% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। और आपने पैन सबमिट नहीं किया when you are going to withdraw, in that case आपका जो विथड्रॉ अमाउंट है 60,000, उसके बाद 30% टैक्स, दैट मीन्स 18,000 टैक्स विल बी डिडक्टेड एंड द रिमेनिंग विल बी पेड। सो 5 साल के पहले 50,000 से ज्यादा आप अमाउंट विथड्रॉ करना चाहते हैं तो पैन आप डिक्लेयर करिए, अदरवाइज आपका हायर रेट में आपका टैक्स डिडक्ट होगा फ्रॉम द विथड्रॉल अमाउंट। नेक्स्ट इज 5 साल के बाद आप अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में कोई भी टीडीएस आपका नहीं करा जाएगा और जो भी आप विथड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। यहां पे एक बात है कि 5 कॉन्टिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल 6 ईयर में आप 2 एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर चुके हैं, एम्प्लॉयर नंबर 1 एंड एम्प्लॉयर नंबर 2। एम्प्लॉयर नंबर 1 के पास आप 2 साल कॉन्टिन्यूसली काम किए हैं और एम्प्लॉयर नंबर 2 के पास आप 3 इयर्स कंटिन्यूसली काम किए हैं और 1 साल जो है आप काम किए ही नहीं। तो इस केस में 2 साल प्लस 3 साल मिलकर 5 साल हो गया, तो इसको काउंट किया जाएगा। दैट मीन्स 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस मीन्स ऑल प्रीवियस एम्प्लॉयर्स एज वेल एज करंट एम्प्लॉयर का जो सर्विस पीरियड है उसको कंसीडर किया जाएगा, बट कोई भी ग्रेस डेज नहीं रहेगा, कोई भी ग्रेस डेज नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल 1 ईयर का जो एक्स्ट्रा था उसको काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है एंड एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा। एम्प्लॉई जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उस अमाउंट से अमाउंट विथड्रॉ करेंगे तो टैक्सेबल नहीं होता है, बट however if you have claimed deductions under section 80C on your contribution in earlier years, you may have to pay additional tax if 80C was not claimed by you for those years. Next is interest is taxed as income from other sources. एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उनमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है या एक्रू होता है उसको दिखाया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एंड जो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशंस। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है या जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है एंड जो भी इंटरेस्ट एक्रू होता है उसको भी हम लोग सैलरी में ही दिखाते हैं, बट एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन होता है
वो जाते हैं सैलरी में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज कम्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है एज वेल एज इंटरेस्ट एक्रूड विल बी शोन इन सैलरी इनकम में। और इसमें भी कोई भी अमाउंट विथड्रॉ करने से जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है वो आपको दिखेगा फॉर्म नंबर 26 एएस में, जो आपको ई फाइलिंग का जो साइड है वहां से मिल सकता है। नेक्स्ट इज अपडेट। ईपीएफ में जो भी हम लोग फंड कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें गवर्नमेंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021 के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया था वो था 8.5% के रेट में। यहाँ पे और एक अपडेट है जिसको लाया गया था बजट 2021 में। उसमें क्या था कि एक एम्प्लॉय अप टू 2.5 लाख कंट्रीब्यूट कर सकता है और उससे ज्यादा भी कर सकता है। एक एम्प्लॉय अप टू 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अक्रू होगा वो होगा टैक्स फ्री। बट एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ओवर 2.5 लाख, फॉर एग्जांपल 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया एक साल में, तो 50,000 इज एक्सेस ओवर 2,50,000। सो जो 50,000 है इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्रू होगा वो टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ये जो लिमिट है ये लिमिट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट रेज टू 5 लाख। सो प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए ये जो लिमिट है ये है 2.5 लाख। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा फ्री होगा, बट इसके एक्सेस जो भी इंटरेस्ट होगा 2.5 लाख से ज्यादा जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे और जो भी इंटरेस्ट एक्रू होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना है या टैक्सेबल है। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय द लिमिट इज 5 लाख। दैट मींस 0 to 5 लाख एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री है। एक्सीडिंग 5 लाख जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट एक्रू होगा वो होगा टैक्सेबल। ये था आज का टॉपिक। If you like this content, then please like it, share it, and subscribe.